हाँ तो मित्रों, भारत विश्व की चौथी नहीं छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसा आईएमएफ बोल रहा है। अब इसे हमें ध्रुव राठी और रविश कुमार स्टाइल में नहीं समझना है। हम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जमा हुए, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ तीन बातें होती हैं। पहला, जीडीपी क्या है। दूसरा, ये चौथे से छठे में कैसे गिरा। और तीसरा, कि मेंस और निबंध क्या आया। तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। सबसे पहले जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। कि किसी एक साल में किसी एक देश में गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन हुआ उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू है जीडीपी। इस जीडीपी के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा, छोटा देश कौन सा, आईएमएफ वाले रैंकिंग देते हैं। ऐसा उनका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आता है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ये संस्था ये रिपोर्ट बनाती है, यूपीएससी पूछती है। अब दूसरा प्रश्न कि चौथे से छठे में कैसे गिरा, उसके पीछे तीन कारण है। एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट बिल और जीडीपी कैलकुलेशन के रिफॉर्म्स। एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए दो देश को हमें कंपेयर करना है, भारत और ब्रिटेन। इसमें से कौन जीडीपी के मामले में आगे है? अब तकलीफ है, भारत का जीडीपी रुपयों में होगा, ब्रिटेन का जीडीपी पाउंड में होगा। आपके कोई नहीं, दोनों को एक स्केल पर लाते हैं ना डॉलर पे। तो रुपया डॉलर के मुकाबले $1 इक्वल 93 रुपीज़ और पाउंड डॉलर के मुकाबले $1 इक्वल 0.74 पाउंड्स। इस रेंज में दोनों को एडजस्ट करके हम कंपेयर कर लेंगे। अब आप सोचिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया अगर कमज़ोर होगा तो जीडीपी पर क्या असर, और डॉलर के मुकाबले ब्रिटेन का पाउंड मजबूत होगा तो उसके जीडीपी पर क्या असर होगी। समझते हैं। मान लीजिए 2025 में भारत देश में 100 रुपये का उत्पादन हुआ, यह है जीडीपी। अगले साल 2026 में 107 रुपये का उत्पादन हुआ, मतलब बढ़ोतरी हुई, 60% ग्रोथ रेट है। लेकिन डॉलर के सामने रुपये की वैल्यू जो पहले $1.87 का था अब हो गया 93, यानी रुपया कमजोर हो गया। अब आप सोचिए, भारत का जीडीपी डॉलर टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो पिछले साल कितना था? 1.148, और इस साल नए एक्सचेंज रेट के साथ क्या होगा? 1.154, यानी मुश्किल से 0.5% की वृद्धि। तो रुपये के अंदर आप बात करोगे तो लगेगा कि जीडीपी तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके जब आप इसी जीडीपी को बोलोगे तो लगेगा इतना ज्यादा तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो यानी जीडीपी जब आप डॉलर में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो रुपया कमजोर होने पर भारत का जीडीपी कम हो जाता है। और उसका ऑपोजिट भी करेक्ट है कि ब्रिटिश पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, तो इस कारण से उनका जीडीपी है उससे भी मजबूत दिखेगा, आपको अच्छा दिखेगा। तो 2025 में आगाही ऐसी थी कि भारत जापान और ब्रिटेन से भी तेजी से गति करेगा और चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। अब 2026 में मामला पलट चुका है कि जापान और ब्रिटेन भारत से आगे रहेंगे और भारत छठे स्थान पे होगा। मतलब कुल मिलाकर हम रैंकिंग देखें तो सबसे पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान, पांचवा ब्रिटेन और छठे स्थान पर अब भारत रहेगा। और इसका एक बड़ा कारण क्या है? रुपये का कमजोर होना। हालांकि सब कुछ गलत हुआ है या ग्लास पूरा खाली, ऐसी बात नहीं है। यही आईएमएफ बोल रहा है कि 2027 में वापस इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है और 2031 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है, यानी जर्मनी को भी ओवरटेक करके अमेरिका, चीन के बाद तीसरे स्थान पर भारत आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो आज छठे स्थान पर है। तो एक्सचेंज रेट की मैंने बात की, और भी दो कारण रहे हैं क्यों हम छठे स्थान पे आ गए। दूसरा इंपोर्ट बिल और तीसरा है जीडीपी कैलकुलेशन रिफॉर्म। इंपोर्ट बिल का मामला समझते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन की एक फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड से कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो निकालो वो है भारत देश का जीडीपी। अब यहाँ सोचिए, इंपोर्ट माइनस होता है, यानी इंपोर्ट की अगर साइज बढ़ेगी तो उतना ज्यादा माइनस होकर जीडीपी गिर जाएगा। मान लीजिए एक ऑयल बैरल $100 का था और रुपया कमजोर होने के बाद, मतलब हमें तो रुपया पे करके डॉलर लेके उसे मंगवाना था, तो पहले हम 8,700 रुपये में लाते थे, अब 9,300 में पड़े। और ईरान युद्ध के चलते ये $100 भी नहीं, $120 का बैरल मिलता हो तो हमें 11,160 रुपये देने होंगे। तो अब आप सोचिए, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, उस हिसाब से जितना इंपोर्ट हो रहा है आपको माइनस करना है। तो भले जत्थे के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से आप ज़्यादा ऑयल या फर्टिलाइजर या गैस इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी माइनस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वीक करेंसी रेट है। तो ये जितना इंपोर्ट बढ़ेगा जीडीपी उतना गिरेगा। इसके अलावा भी आप सोचिए, ईरान युद्ध के चलते बाकी जो कंपोनेंट्स थे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इस पर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव असर रहेगी। कंजम्पशन ऐसे कि ये सूरत की डायमंड इंडस्ट्री, मोरबी की सिरामिक इंडस्ट्री से लेके हरियाणा की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सब जगह पर जो मंदी है, वर्कर्स घर वापस जा रहे हैं तो उनके पास सैलरी नहीं है, तो कंजम्पशन कम होगा। कंपनियों का अपना एक्सपोर्ट और प्रॉफिट कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। आपके सरकार के एक्सपेंडिचर का क्या हिसाब है? सोचिए, जितने लोग ले ऑफ हो रहे हैं या
सरकार ने ये एलपीजी से लेके फर्टिलाइजर पर अगर ज़्यादा सब्सिडी देने की नौबत आई तो बाकी जो विकास के काम है उसके लिए पैसा कम बचेगा, तो जीडीपी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट उसकी कम हो जाती, और एक्सपोर्ट तो कम होंगे क्योंकि वॉर चल रहा है। ये सब चीज़ें भी जीडीपी को नुकसान करती हैं। अजर्शन रीजनिंग टाइप के जो यूपीएससी सवाल पूछती है तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उस हिसाब से लॉजिक लगाना है। खैर, अब हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन रिफॉर्म के चलते भी हमारा चौथे से छठा स्थान हो गया। वो ऐसी बात है कि 2025 में हमारा जीडीपी था 357 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन फिर हमने इसकी बेस ईयर में इसकी कैलकुलेशन मेथड में, डेटा कलेक्शन मेथड में सुधार किए 2026 की फरवरी महीने में। तो अब उनको पता चला भाई हमारा जीडीपी इतना ज़्यादा नहीं था, वो तो मुश्किल से 345 लाख करोड़ था। तो एक तो हमारी जो ओवर एस्टिमेट कर लिया था उसके मुकाबले रुपये में ही हमारा तो जीडीपी कम है, और ऊपर से रुपया कमज़ोर हुआ तो डॉलर में तो ये और कम हो जाएगा। तो चौथे की जगह पांचवा भी नहीं, अब सीधा छठे स्थान पर हम गिरे हैं। खैर, ये जीडीपी का नया बेस ईयर कैलकुलेशन मेथड, इस पर एक पूरा मास्टर क्लास 30-40 मिनट का मैंने इसी चैनल पर पढ़ाया है। आराम से आप देखना तो आपके सारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी 29 अप्रैल बुधवार रात 9 बजे पिलर 4C मतलब नीति आयोग अनएम्प्लॉयमेंट, डी मतलब जीडीपी और 4E मतलब इन्फ्लेशन, ये सब के पूरे साल में क्या ट्रेंड रहे, इसमें क्या जानने लायक था, करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, उसका मेरा विन 26 का क्लास होगा। और इससे पहले भी 5 लेक्चर इस सीरीज में हो चुके हैं और सब कुछ फ्री है पावर पॉइंट हैंडआउट के साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसका आप अवश्य फायदा उठाइए। तो इन 3 कारणों के चलते हमारा रैंकिंग खराब हुआ। अब तीसरे और आखिरी मुद्दे पर चलते हैं, मेंस और निबंध। आखिरी मुद्दे पर चलते हैं, मेंस और निबंध। कुल मिलाकर घूम फिर के बात यही आएगी कि जीडीपी को वापस ग्रो कैसे किया जाए, छठे की जगह हम चौथे स्थान पर कैसे पहुंचे। तो खुद के दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना है, इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोला वही छाप देना है। स्टेबल एक्सचेंज रेट बहुत ज़रूरी है, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात करें या फिर ये जीडीपी में जैसे ब्रिटेन हमसे आगे निकल गया। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है देखो, रुपया डॉलर एक्सचेंज रेट स्टेबल रखना है तो भारत में दे दनादन डॉलर आने चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट ढंग से होना चाहिए। तो हमें ये सिंपल प्रोडक्ट जैसे थाली, बर्तन, प्लास्टिक बकेट, ये सब एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, हमें फोकस करना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स पर, जैसे ड्रोन, एआई डेटा सेंटर, चिपसेट्स, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं अनिवार्य रूप से लोगों को खरीदनी पड़ती है। तो एक्सचेंज रेट और टैरिफ वॉर के सामने ये इम्यून है। अब कुछ लोग कहेंगे ये ड्रोन कहाँ है, ऐसा एसेंशियल अनिवार्य रूप से खरीदना है। आप समझो जो वेडिंग फोटोग्राफर है या ये जितना भी आजकल इजराइल ईरान का युद्ध देख लो, ड्रोन का कितना महत्व बढ़ गया है। तो वो एसेंशियल कमोडिटी जैसी चीज़ बन रही है। तो अगर हम ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएंगे, ना सिर्फ ड्रोन, एयर प्यूरीफायर्स, उसमें भी अच्छी कंपनियां 3-4 ही होंगी, और पूरी दुनिया में एयर क्वालिटी जो खराब हो रही है तो एयर प्यूरीफायर की डिमांड होगी। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, अगर हम एसी और एयर कूलर्स बना रहे हैं, तो उसी से मिलता जुलता ये एयर प्योरीफायर का मैकेनिज्म होगा, हमें कुछ उसमें फ़िल्टर और बाकी चेंजेस लाने होंगे। तो रिसर्च डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर देकर ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाए जाएँ, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ये ट्रम्प के टैरिफ वॉर और एक्सचेंज रेट की गड़बड़ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा स्टेबल रहेगा, और उसके चलते हमारा ये रुपया डॉलर एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहेगा। तो ये सबसे पहली बात हुई कि सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएं और उसके वास्ते रिसर्च डेवलपमेंट पे जोर दिया जाए। दूसरा, स्टेबल एक्सचेंज रेट के लिए भारत में ज़्यादा डॉलर लाने होंगे, तो टूरिज्म को आप प्रमोट करें, विदेशी सैलानियों को भारत में लाएं। अब अगर वो रिक्रिएशनल मतलब मौज मस्ती के टूरिज्म में है गोवा में, तो 2-3-5 दिन रह के चला जाएगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए बुलाओ कि देखो तुम्हारे अमेरिका में हार्ट सर्जरी या डेंटल सर्जरी जितनी महंगी है उसके मुकाबले भारत में बहुत सस्ती हो जाएगी, आप इधर आओ और रुको 15 दिन, 1 महीना। तो मेडिकल टूरिज्म में जो लोग आते हैं कंपेयर टू नॉर्मल टूरिस्ट ज़्यादा समय रहते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है वो ट्रीटमेंट, दवाई, सब इलाज का खर्च है। तो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, उसके वास्ते जो भी ये सब दवाइयों के, सर्जरी के प्राइसिंग, उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरनेशनल टूरिस्ट का हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारे और चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत है। सेकंड, भारत में ये कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत सारे ऐसे जंगल विस्तार, पहाड़ियाँ, ये सब में हाइकिंग, एडवेंचर टाइप टूरिज्म प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके वास्ते भी स्पेशल टाइप के वो होम स्टे बनाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा दुर्गम प्रदेश है तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन नहीं सकते। तो होम स्टे की व्यवस्था हो, जीपीएस, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों की सुरक्षा के प्रावधान, ये सब करें। तीसरा है कॉन्सर्ट टूरिज्म।
याद करो कुछ समय पहले अहमदाबाद में कोल्ड प्ले ने कॉन्सर्ट किया था। उस टूरिज्म में करीब 100 करोड़ का बिजनेस हुआ था, ऐसा द हिंदू का रिपोर्ट कहता है। भारत में ये कॉन्सर्ट टूरिज्म और अमेरिका और यूरोप में तो इसमें बहुत पैसे हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है भारत में इसे और डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके वास्ते भी प्रॉब्लम एरिया है कि ऐसा कोई म्यूजिशियन भारत में आएगा तो उसको 20-25 जात के अलग अलग परमिट लेने होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, म्यूनिसिपल विभाग से। तो वो सब सिंगल विंडो किया जाए, वीज़ा, टिकट प्राइसिंग से लेके सब चीज़ों को दुरुस्त किया जाए, देन डॉलर का भारत में आगमन ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा डॉलर आएगा, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा। तो ये ब्रिटेन हमसे आगे निकल गया, ये प्रॉब्लम खत्म। दूसरा, जीडीपी की फॉर्मूला आप याद करें, CIGXM। तो उस हिसाब से एक्स फॉर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट भारत में आ रहा है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। एक तीर दो शिकार हो गए। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी बहुत महत्व है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब इस इलाके में जो भी उत्पादन हुआ वो सिर्फ एक्सपोर्ट होगा और उस पर कोई इनकम टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं लगेगा। ऐसा एक विशेष एरिया जो होता है उसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब चीन में जिस बड़े साइज के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके मुकाबले भारत में इतू से छोटे छोटे SEZ हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ग्रेटर बे एरिया है जो पूरे चीन की जितनी ज़मीन है उसका मुश्किल से 1% से भी कम ज़मीन पर है, लेकिन पूरे चीन का 35% एक्सपोर्ट उधर से ही जाता है। क्योंकि समझो वो कोई एक छोटा सा सेक्टर नहीं है, कोई एक शहर नहीं है, वो पूरा प्रांत हो गया है, पूरा प्रांत जो SEZ है। तो हमें इस लेवल क्या बड़ा सोचना होगा। आपके भारत में इतनी ज़मीन नहीं है तो बहुत सारे किसानों की वो ज़मीन को लीज पर लेना, या फिर कि ये जंगल विस्तार में एनवायरनमेंट क्लियरेंस के रूल्स थोड़े और सरल करके जंगल काट के SEZ बनाना, ये सब मतलब इकोनॉमिक सर्वे हिंट दे रहा है। क्या ये सही है? वो एथिकल डायलेमाज हैं, एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सोचने के लिखने के विषय है। तीसरा, आपके भारत में इतनी ज़मीन नहीं है, जंगल और वो सबको भी संभालना है, ठीक है। तो फिर आप एक बिल्डिंग में कितने मंजिल बना सकते हैं? 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, इसे कहते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो भारत में मान लो एवरेज चल रहा हो 4, टोक्यो सिंगापुर में 20-25 होगा, जो कि लॉजिकल भी है, क्योंकि आप सोचिए जापान या सिंगापुर में ज़मीन इतनी कम है तो उनको अगर विकास करना है तो वो वर्टिकल ही होगा, हॉरिजॉन्टल होगा नहीं। तो हमें अपने फ्लोर स्पेस इंडेक्स को, बिल्डिंग रेगुलेशन कोड्स को सरल करना है। अब ये ऐसी मैटर है वो राज्य सरकार के हक में आती है, तो अलग अलग राज्यों ने इस पर सुधार करने की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़रूरत है। ये सब आपने कर लिया। सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके वास्ते बड़े SEZ बनाएंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं तो वर्टिकली बड़ी बड़ी मंजिलों में बनाएंगे। लेकिन यहाँ काम करने के लिए आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, तो स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। और इसमें भी विदेश से ऐसा ड्रोन की जानकारी रखने वाले, ये AI डेटा सेंटर, चिपसेट, इसके स्पेशलिस्ट लोग जो ताइवान में, चीन में होंगे, वो भारत में आसानी से आ सके, ऐसे वीज़ा के नियम सरल करने होंगे, उनकी कंपनियां भारत में आ सके, उसके वास्ते FDI के नियम सरल करने होंगे। और भारत सरकार ने ये किया। कुछ दिनों पहले याद करो मैंने वीडियो बनाया था, दाग अच्छे हैं, उसी तरह अब चाइनीज़ FDI अच्छा है कि उसको भी परमिशन मिल जाएगा। तो ये सब इकोनॉमिक सर्वे की बात है। नेक्स्ट, वियतनाम जैसे देशों ने ये किया कि हम अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे, चीन से भी अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे, कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाए। तो ऐसा ही इंडिया को एक कनेक्टर इकोनॉमी बनाने की ज़रूरत है, दोनों ही देशों के साथ अच्छे व्यवहार हो। और वो आप देख भी रहे हैं कि ट्रंप इतनी सब बकवास करता है तो भी भारत सरकार रिस्पॉन्ड करके उसको एजिटेट नहीं करती। और सामने चीन नाराज़ नहीं हो जाए तो आप याद करें सलमान की वो जो गलवान पर फिल्म आ रही थी वो मातृभूमि कर दिया। अभी मैं अखबार में देख रहा था कि उसके 40% सीन और एडिट कर देंगे ताकि चीन का कुछ भी दिखे नहीं कि चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था। हाँ, तो ये सब चल रहा है टू मेक इंडिया अ कनेक्टर इकोनॉमी। इसकी सिफारिश इकोनॉमिक सर्वे ने भी की है और रिजर्व बैंक ने भी की है। अब थोड़ा निबंध और एथिक्स की तरफ चलते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाती है। भारत का इसमें प्रदर्शन घटिया रहता है कि 100 से नीचे हमारा नंबर आए। अब इस पर नीति आयोग इस रिपोर्ट को मानता नहीं। उसका ये कहना है ये सब गोरों की मेथड ही गलत है। भारत के 2-5 हज़ार लोगों को फ़ोन करके, ईमेल करके, ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज करके आप लोग ये निकालते हैं। पूरे भारत के हमारे इतनी सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया जा रहा है। तो हंगर हमारी इतनी ज़्यादा है। मतलब ये एक डिबेट या झगड़ा चलता है। अब आप सोचिए, जब IMF ये सर्टिफिकेट देता है कि भारत चौथी नहीं छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो क्या आप ये कहेंगे ये सब गोरे लोग हमारे साथ कुछ रंगभेद कर रहे हैं, उनका मेथड गलत है? नहीं, क्योंकि GDP का फॉर्मूला तो प्योर मैथमेटिक्स है, CIGXM।
और उसमें भी जो डेटा एंट्री होती है कुल मिलाकर भारत का ही एनएसओ है संस्था, उससे वो डेटा कलेक्ट करके बना रहे हैं। तो आप गणित को गलत नहीं बोल सकते, गणित की फॉर्मूला से आप मुंह नहीं छुपा सकते। तो निबंध में पूछा गया, मैथ्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, गणित तर्क का संगीत है। तो ये यही बात हुई, आप मानो कि नहीं मानो, जो रीजनिंग है या अल्टीमेटली बात तो ये आपको कबूल करनी होगी। और इस पे आप और भी एंगल्स जोड़ सकते हैं कि जैसे कोई भी जो जगह है, आपके ज्योग्राफी है, लेकिन उसके पीछे भी मैथ्स है, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड। आपके हिस्ट्री में ये वाली चीज़ हड़प्पा में इतने साल पहले हुई, उसके भी पीछे मैथ्स है कि कार्बन डेटिंग किया जाता है तो वो कितने साल में वो आइसोटोप या रेडियो का वो सब डीके हुआ, मैथ्स है उसके पीछे। इकोनॉमी में भी बहुत सारा मैथ्स है, चाहे रेपो रेट से कैसे इन्फ्लेशन रेट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैथ्स इज एवरीवेयर इंक्लूडिंग दिस जीडीपी। फिर उन्होंने पूछा, ट्रूथ नोज नो कलर। तो पहले ट्रूथ आप हिस्ट्री में देखिए कि ये गोरे लोग मानते थे, ये सब जो बाकी हैं एशिया के लोग, ये इतने सिविलाइज्ड नहीं है, इनको अच्छी तहजीब सिखाना ये वाइट मैन्स बर्डन है। तो उस हिसाब से उनके जो ट्रूथ थे, उनकी जो हिस्ट्री थी, वो सब वाइट सेंट्रिक थी। लेकिन जब हम बात करते हैं जीडीपी की और उसके पीछे के मैथ्स की, तो उसमें कोई कलर नहीं है, गोरा हो या काला, गिनता वो सिर्फ पैसा है। ऐसा एक और, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि भाई आपका एक्सचेंज रेट गड़बड़ चल रहा है, आपका एक्सपोर्ट इंप्रूव करना है, वरना बाकी लोग आपसे आगे हैं। जब कुछ सालों पहले शायद 2022 में हमने ब्रिटेन को ओवरटेक किया भारत ने, तो सबने बहुत कॉलर खड़े कर दिए कि देखो ये सब गोरों ने हमको गुलाम बनाया था और हमने इनको धूल चटा दी। तो वापस वो चीज़ आ रही है। तो ये पुराने सब बोझ को लेके चलते रहे और हर चीज़ को जिंगुइज्म मतलब राष्ट्रभक्ति और वो भी अति राष्ट्रवाद के चक्कर में देखा जाए, उसके ऊपर रैशनल तरीके से देखने की ज़रूरत है कि इकोनॉमी को ग्रो कैसे किया जाए। तो आजकल आप पाएंगे यूपीएससी के निबंध जो हैं वो ऐसा सब फिलोसॉफिकल टाइप के जाते हैं। तो उसमें हम वर्ड लिमिट कैसे फिलअप करें, कम से कम 1000 शब्द कैसे लिखें। तो आपको यही सब करना होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट, उसका जो आपका ज्ञान है उसको ढालना होगा इन्हीं प्रश्नों के लिए। यार पुराने पेपर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं unacademy.com/content/upsc/डाउनलोड से। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टॉपिक वाइज पेपर्स इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में हमने तैयार किए। बाकी मैंने आपको बताया 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। तो उस दिन अनअकैडमी के टॉपर्स उनके संघर्ष से प्रेरणा, सफर से सीख, तैयारी में क्या ध्यान रखें, 2026 में अब प्रीलिम्स को मुश्किल से 30 दिन बाकी है तो हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, या जो कॉलेज में हैं और सोच रहे हैं 2027, 28, 29 के लिए क्या प्रायोरिटी रहे। तो इन सब पर एक लाइव डिस्कशन होने वाला है अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पर। शाम 5:30 बजे आपको अटेंड करने की सुविधा है। इधर उधर मैं इन्फो कार्ड में लगाऊंगा, तो ज़रूर से इस अनअकैडमी शिखर को आप अटेंड करें। और उसके बाद 29 तारीख बुधवार को रात 9 बजे विन 26 में यही जीडीपी इन्फ्लेशन आदि का जो पूरा मेरी पूरे साल की अपडेट सीरीज चलती है उसे आप देखें। इस सीरीज में ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन, 16 फाइनेंस कमीशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब कुछ कवर किया है, फ्री पावर पॉइंट और हैंडआउट के साथ। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.